हेलो एवरीवन, दिस इज उदयाद। वेलकम टू लेट्स लेवल अप। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में कांस्टेंट फोर्स द्वारा किया गया कार्य ज्ञात किया था। कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे जब थीटा लेस देन 90 होता है, ग्रेटर देन 90 होता है, तो कार्य किस प्रकार से नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, ये वाला फॉर्मूला तब काम में लिया जाता है जब कांस्टेंट फोर्स होता है। फोर्स की वैल्यू फिक्स, जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, इस तरीके से क्वेश्चंस में दी हुई होती है, तब हम यूज करते हैं W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है ना। तो अब हम ज्ञात करेंगे गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स, टेशनल फोर्स। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। ठीक है ना। ये पॉइंट है A, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं B। ठीक है ना। तो इस पर F बल लगाया जाता है यहाँ से, तब ये H ऊंचाई तक चली जाती है। तो A से B तक, अच्छा वस्तु, ये जो m द्रव्यमान की वस्तु है, वस्तु को A से B तक ले जाने में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है ना। वस्तु को A से B तक डिस्प्लेस किया जाता है, तो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो m द्रव्यमान की वस्तु पर नीचे की ओर लगता है mg। ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की ओर h ऊंचाई। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, सॉरी फोर्स नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर। तो यहाँ से F और जो S विस्थापन है, इसके मध्य जो थीटा कोण है वो है 180। तो इस कंडीशन में जो W होगा एफ एस कोस 180। 180 -1 होता है, तो माइनस एफ कितना है mg, और कितनी ऊंचाई तक डिस्प्लेस किया जा रहा है, h ऊंचाई तक। तो A से B तक यदि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नीचे की ओर होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऊपर की ओर होता है। इस वजह से जो किया गया कार्य होता है वो नेगेटिव होता है, और कितना होता है, -mgh। अब मान लो कोई एक वस्तु स्पेस में है, ऊपर की ओर है, तो अगर उसको पृथ्वी की ओर लाया जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो सेम होने की वजह से जो किया गया कार्य होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य। मान लो आगे पॉइंट है, स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। मान लो ये एक कोई दृढ़ आधार है जिससे ये स्प्रिंग इस तरीके से है। ठीक है ना। ये जिसको प्रारंभिक लंबाई इसकी x1 है, और इसे x2 दूरी तक विस्थापित किया गया है। तो स्प्रिंग फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू होता है -kx। ठीक है ना। ये फोर्स होता है। अगर इसकी लिमिट x1 से x2 लगाकर इसका डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है W, वो होता है W इज इक्वल्स टू -1/2 k x2 स्क्वायर -x1 स्क्वायर, या W इज इक्वल्स टू माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ½ k x1 स्क्वायर -x2 स्क्वायर। ठीक है ना। तो स्प्रिंग को x1 दूरी से x2 दूरी तक जो खींचने में किया गया कार्य होता है वो होता है ½ k x1 स्क्वायर -x2 स्क्वायर। अब इसमें भी स्पेशल केसेस चलते हैं। यदि x1 0 मतलब प्रारंभिक लंबाई से उसे x दूरी तक विस्थापित किया जाता है, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ k x स्क्वायर, क्योंकि x1 0 और ये x दूरी तक खींचा गया तो -½ k x स्क्वायर। और यदि उसे x1 दूरी से उसकी प्रारंभिक स्थिति 0 तक लाते हैं, तो उस कंडीशन में किया गया कार्य होता है 1/2 k x स्क्वायर। ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने कुछ रिलेशंस बताए थे, गलती से मिस्टेक से गलत हो गए थे, सॉरी। तो उसके लिए 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 सॉरी
ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, और 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से होता है। अब आगे बात करते हैं परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है ना, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है ना, जब फोर्स कांस्टेंट होता है तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बिल्कुल W इक्वल्स टू FS cos थीटा। लेकिन कार्य परिवर्ती होता है, जैसे जो कार्य होता है ना वो चेंज होता रहता है, तो उस कंडीशन में जो किया गया कार्य होता है ना, जैसे मान लो जो बल है Fx दे दिया x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इस तरीके से दिया हुआ होता है। तो उस कंडीशन में किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो मान लो इधर x विस्थापन मान लेते हैं, इधर f। ठीक है ना, और जो किया गया कार्य उसका कर्व इस तरीके से दिया है, एक्स आई से यहां तक दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर ग्राफ में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो जो एरिया अंडर एफ एक्स कर्व होता है ना वो किया गया कार्य के बराबर होगा। और अगर इस तरीके से किया गया कार्य पूछता है तो W इज इक्वल्स टू होता है R1, जो इसका स्थिति सदिश होता है ना उसके लिमिट लगा दो, और F dr। ठीक है ना, जिस तरीके से वो दिया हुआ होता है ना उस तरीके से उसका जो वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है वहां तक लिमिट लगा देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से होगा। तो ये एफ ये उसका जो स्थिति सदिश है वो इस तरीके से है, तो उसको इस तरीके से सोल्व करेंगे, x1 से x2 f dx। ठीक है ना, इनका अलग अलग समाकलन कर देंगे, y1 से y2 f dy प्लस z3 f dz। तो इस तरीके से होता है वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया कार्य। अब आके बात करते हैं संरक्षी और असंरक्षी बल। ठीक है ना, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो हम एक साथ इसके कॉन्सेप्ट पूरे होने के बाद में एक वीडियो में पूरे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ना सोचिए कि वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं करवाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं संरक्षी बल क्या होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, तो जिन बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे जो बल होते हैं ना उनको बोलते हैं संरक्षी बल। जैसे जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है और स्प्रिंग बल है, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। इनके द्वारा किया गया कार्य जो होता है ना वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो स्थिति होती है ना, पोजीशन होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो इनके द्वारा किया गया कार्य जिन बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, उन बलों को संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है ना, तो जिन द्वारा किया गया कार्य जो वर्क डन होता है डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, तो उन बलों को बोलते हैं संरक्षी बल। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है ना, स्थिर विद्युत बल है, तो इस तरीके से होते हैं। अब आगे होते हैं असंरक्षी बल।
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है ना। तो ये इसका अपोजिट होता है, जिन बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर डिपेंड करता है, पथ पर निर्भर करता है। उन बलों को असंरक्षी बल कहते हैं। देखिए जो असंरक्षी बलों के जो एग्जाम्पल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी जो एनडीए का एग्जाम हुआ है रिसेंटली, उसमें भी आया था कि निम्नलिखित में से असंरक्षी बल है, और पहला ही ऑप्शन दिया हुआ था घर्षण बल, ठीक है ना। तो जो असंरक्षी बल होते हैं ना, वो होता है, पहला है वायु प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और तीसरा है शांता, विस्कस फोर्स जो होता है ना। तो ये एग्जाम्पल है असंरक्षी बलों द्वारा, असंरक्षी बलों के, ठीक है ना। इन बलों के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो पथ पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये होता है। अब बात करते हैं ऊर्जा की, एनर्जी, ठीक है ना। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा होती है, ठीक है ना। द पावर ऑफ वर्क डन, या हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जो एक तरीके से जो किया गया कार्य होता है ना, वही क्या होता है, ऊर्जा होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, जैसे ये एक m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है ना। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, mgh होगा। तो जो ये यहाँ पर होगा ना, उसके ऊर्जा के बराबर होगा। तो एक तरीके से जो किया गया कार्य होता है ना, वही ऊर्जा के बराबर होता है। एनर्जी भी एक तरह का कार्य ही होता है। तो इसका जो मात्रक और यूनिट होता है, जो कार्य होते हैं सेम, वही यूनिट और मात्रक होते हैं। अब बात करते हैं जो ऊर्जा होती है ना, वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है यांत्रिक, दूसरी होती है अयांत्रिक। तो अयांत्रिक ऊर्जाएं होती है, जैसे साउंड एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई। तो इनके तो स्पेशल चैप्टर्स चलते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा की, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। इसमें पहली है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। बात करते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है ना। जो गतिशील वस्तु होती है तो उनमें जो निहित ऊर्जा होती है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है ना, वही काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। जिस वस्तु के लिए बात करें उसका द्रव्यमान और वेग का वर्ग का गुणनफल होता है ना, वही के उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है ना। ये एक प्रकार की ऊर्जा है। सेम जो मात्रक और यूनिट हो गए, जो कार्य जूल होता है, ठीक है ना, वो सब इसके मात्रक और वो सब यूनिट होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में जो रिलेशन होता है, वहां से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से इनमें गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन के लिए 1/2 mv²/m, ठीक है ना। ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। mvp = होता है mv, ठीक है ना। ये होता है संवेग। गतिशील द्रव्यमान होता है ना, उसी को संवेग बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं द्रव्यमान और जो वेग का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, वही संवेग मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहां से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी = इसका p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो
p²/2 है। तो ये होता है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु का संवेग समान है तो कौन सी वस्तु का गतिज ऊर्जा अधिक होगी, कम द्रव्यमान वाली की, अधिक द्रव्यमान वाली की, या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है तो किस वस्तु की संवेग अधिक होगा या कम होगा। तो यहाँ से रिलेशंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है ना, तो ये होती है किसी वस्तु पर, किसी भी पिंड पर या वस्तु पर सभी किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा जो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो देखिए ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी भी पिंड पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य जो होता है ना वो उस पिंड के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू होता है डेल के क्या है, उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसको के फाइनल माइनस के इनिशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको समझने